Hello student, myself Rajnish और today I discuss about the torque and the slip curve in induction motor। तो हम ना अब इंडक्शन मोटर्स के अंदर ना टॉर्क और स्लिप कर्व को देखेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले स्टेटमेंट वाइज जाए तो मेरे पास जो फुल लोड टॉर्क जो डेवलप होता है इंडक्शन मोटर्स के अंदर, उसकी इक्वेशन को हमने देख रखा है। टॉर्क जो फुल लोड आता है वह 3/ओमेगा एस का स्क्वायर R2 ओमेगा एस R2 स्क्वायर प्लस एस इंटू X2S। ये इक्विवेलेंट सर्किट रोटर्स के अंदर का इक्विवेलेंट सर्किट का ना क्या होता है, E2S जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रोटर्स के अंदर का, ठीक ना। R2 रोटर्स का R2 और ये रिएक्टेंस रोटर्स के रिएक्टेंस होते हैं, ठीक ना। तो ये मेरे पास टॉर्क आता है। ये फुल लोड टॉर्क के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है। तो हमारा क्या है कि टॉर्क और स्लिप कर्व और टॉर्क और स्पीड कर्व दोनों को हम ना एक एक करके देखेंगे। फ्लोइंग द पॉइंट और कंसीडर। पहली बात तो जो NS जो होता है एट द सिंक्रोनस स्पीड, अगर हम बात करते हैं कि जो NS की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास स्लिप का वैल्यू 0 हो गया तो मतलब क्या है कि जो रोटर जो स्टेटर का ना जो स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड है वो क्या है, NS की स्पीड से घूम रहा है। तो वही लिखा है एट द सिंक्रोनस स्पीड। जब अगर सिंक्रोनस स्पीड हो गया तो अगर मान के चलो कि रोटर का भी स्पीड जो होगा वो NS ही हो गया। दिस मीन्स कि दोनों सेम सेम स्पीड से घूम रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लिप जो हो जाएगा वो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला जो होता है वो NS माइनस एन डिवाइडेड बाई NS होता है। एन माइनस एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाई NS होता है। तो अगर हम दोनों के वैल्यू को सेम कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्लिप का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्लिप का वैल्यू अगर 0 हो गया है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा तो अगर किसी नंबर को मल्टीपल कर लोगे 0 से, तो अगर स्लिप का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मतलब टॉर्क भी अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी सिंक्रोनस स्पीड के एट द सिंक्रोनस स्पीड द स्लिप विल बी 0 एंड द टॉर्क विल बी 0, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो यही सिंक्रोनस स्पीड स्लिप जब 0 है तो टॉर्क भी हमारा 0 है। ये हमारे पास ना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक ना। इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। व्हेन द रोटर स्पीड इज़ वेरी नियरर टू द सिंक्रोनस स्पीड विच स्लिप इज़ वेरी लो। अगर स्लिप काफ़ी कम है, अगर स्लिप का वैल्यू समझ कर लेते हैं कि 0.0 समथिंग, स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम है, तो क्या करते हैं कि इस टर्म्स को ना, जो टर्म हमारे पास रिएक्टेंस वाला टर्म होता है एक्स एक्स एस इंटू S2S, ये जो रिएक्टेंस का टर्म जो आता है उसको हम ना वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द R2 रिएक्ट रेसिस्टेंस के कंपेरिजन में हम लोग रिएक्टेंस का टर्म्स क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्लिप कम है तो रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और R2 को कंसीडर कर लेंगे। तो टॉर्क का इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, जब इसके इस कंडीशन में मेरे पास जो टॉर्क का इक्वेशन होगा 3/ओमेगा एस का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू KS, और टॉर्क इस कंडीशन में मेरे पास ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिल जाता है, ठीक है। ये मेरे पास द एट लो स्लिप दस द एट द लो स्लिप द टॉर्क इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। जब भी लो स्लिप अगर हो गया तो अगर मेरे पास ना स्लिप का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो टॉर्क क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो जाता है स्लिप से। और टॉर्क स्लिप कर्व को देखोगे तो ये तुम्हारे पास एक लीनियर हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एज इट इज़ लीनियर जा रहा है। तो ये ना प्रोपोर्शनलिटी हो गया, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल है कोई तो अगर टॉर्क बढ़ाओगे तो स्लिप भी बढ़ेगा। तो यही है कि टॉर्क, अगर मेरे पास टॉर्क वर्सेस स्लिप का कर्व है, ग्राफ है, तो मेरे पास टॉर्क बढ़ रहा है तो स्लिप भी बढ़ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है ना कि स्टेटमेंट 3, अगर मेरे पास स्लिप इंक्रीज होता गया, स्लिप को इंक्रीज करते गया तो टॉर्क भी इंक्रीज करता गया, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्लिप का होता है क्या है, रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस R2/X2। ये हमारा रोटर का रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस जो होता है एच, इस कंडीशन पे क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम टॉर्क जो निकाले तो वो, तो जब मैक्सिमम तक अटेंड किया, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, तो क्या होगा ना, दिस द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑल्सो कर द ब्रेक डाउन टॉर्क, इसी को ना पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं। इस कंडीशन पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, एक कंडीशन जहाँ पे मैक्सिमम जाएगा और देन दैट्स टॉर्क विल बी कॉल्ड ब्रेक डाउन टॉर्क और द पुल आउट टॉर्क। देन द फर्दर इंक्रीज करोगे ना स्लिप को, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन लोड, तो क्या होगा, अगर स्लिप को फर्दर इंक्रीज करते जाओगे तो ड्यू टू इंक्रीजिंग द लोड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, तो स्लिप क्या हो जाएगा, काफ़ी हाई हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ टर्म S2X, तो इस टर्म में कंडीशन क्या हो जाएगा, जब स्लिप का वैल्यू बहुत हाई होते चला जाएगा तो मेरे पास जो रिएक्टेंस वाला टर्म आएगा वो पार्टिसिपेट कर देगा, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन हम इस इक्वेशन में, जो मेरे पास ये इक्वेशन था जिसमें हमने नेगलेक्ट किया, इसको इग्नोर किया S+S रिएक्टेंस वाले पार्ट को, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जब स्लिप का वैल्यू हाई होता चला जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देन मेरे पास क्या होगा ना, R2 का वैल्यू ही स्मॉल हो जाएगा, तो देन X2 इज़ वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू द R2 का। तो अब हमारे पास फार्मूला ही चेंज हो जाएगा टॉर्क का।
तो मेरे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम अब रेसिस्टेंस को क्या करेंगे ना, इग्नोर करेंगे एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंस पार्ट, ठीक ना। देयर फॉर द रेसिस्टेंस R2² इज नेगलेक्ट एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंस वाला पार्ट। तो टॉर्क का जो इक्वेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। देन इस कंडीशन में टॉर्क हमारे पास क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे जैसे अब हमारे पास क्या है कि टॉर्क बढ़ेगा, स्लिप बढ़े, अगर स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो स्लिप बढ़ता गया और स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करता गया और टॉर्क हमारा क्या करता गया, डिक्रीज करता गया। तो यही हमारे पास कर्व होता है टॉर्क का स्लिप कर्व, ठीक ना। As the higher the value of the slip is beyond the corresponding to the maximum torque, and the torque is approximately inversely proportional to the slip. The torque slip curve is rectangular hyperbola. जब भी अब हमारे पास मैक्सिमम के बाद जब रीच करता है देन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हमारे पास क्या होता है, कर्व बना लेता है। तो लीनियर कब तक जाएगा, जब तक हमारे पास क्या है ना कि टॉर्क और स्लिप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब एक मैक्सिमम अटेन करने के बाद क्या हो जाएगा, टॉर्क और स्लिप के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो स्लिप तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन टॉर्क क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये मेरे पास टॉर्क और स्लिप का प्रॉपर्टीज होता है। टॉर्क स्लिप कर्व को भी देख लिया, उसके प्रॉपर्टीज को। दस द इंक्रीज द स्लिप बियॉन्ड द पॉइंट इज मैक्सिमम टॉर्क ड्यू टू इंक्रीजिंग लोड द टॉर्क डिक्रीज करता गया। और रिजल्ट क्या होता है, जब मोटर कुड नॉट पिकअप द लोड, इससे क्या होता है मोटर खुद का लोड को पिकअप नहीं कर पाता, वो स्टार्ट नहीं हो पाता और स्लो डाउन होता है इवेंचुअली, कुछ समय के बाद रुक भी सकता है इवेंचुअली, दे स्टॉप्स। दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक रोटर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट मोटर में टेस्ट बोलते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ना टॉर्क का स्पीड कर्व एंड द ऑपरेटिंग रीजन। तो देखो सबसे पहले टॉर्क स्पीड कर्व को देखोगे ना इंडक्शन मोटर के अंदर, तो ये फिगर ना सेम एज इट इज़ क्या होता है ना, टॉर्क और स्लिप के में जो हम लोग देख रहे हैं ना, टॉर्क और स्लिप को देखें और सेम एज इट इज़ है, ठीक ना। क्या डिफरेंस क्या होता है टॉर्क और स्लिप में कि यहाँ पे ना जो हम एक्स एक्सिस में स्लिप ले रहे थे वहाँ हम लोग टॉर्क का स्पीड कर्व को देखेंगे, ठीक ना। तो वही इन द वाले डिफरेंस इज द स्पीड इज टेकन इन द स्टेट ऑफ स्लिप की जगह पर, ठीक है। तो इस कर्व को देखोगे ना क्लियर, तो इंडक्शन मोटर डेवलप ना सेम टॉर्क, क्या करता है इंडक्शन मोटर डेवलप सेम टॉर्क एट द पॉइंट एक्स, इस पॉइंट पे, इस वाई पॉइंट पे। तो टॉर्क क्या है, इंडक्शन मोटर दोनों पॉइंट पे क्या है, टॉर्क एज इट इज़ सेम है, लेकिन हाउएवर एट द पॉइंट ऑफ एक्स पॉइंट से जाओगे तो यहाँ से क्या है, टॉर्क डिक्रीज करता चला जा रहा है। मोटर इज अनस्टेबल, मोटर तुम्हारे अनस्टेबल स्टेट में चला गया बिकॉज द इंक्रीजिंग द लोड तो इंक्रीज करता जाए, इंक्रीज करेगा क्योंकि अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब लोड इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इन लोड स्पीड इज डिक्रीज। टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क डेवलप द बाई मोटर इज ऑल्सो डिक्रीज, यहाँ पे दिख रहा है हमको टॉर्क भी डिक्रीज कर रहा है, तब तो स्पीड भी डिक्रीज कर रहा है और हमारे पास लोड इंक्रीज करता चला जा रहा है। देयर फॉर द मोटर कुड नॉट पिकअप द लोड, इससे मोटर क्या करेगा, उस लोड को पिकअप नहीं कर रहा है, जिससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि मोटर स्लो डाउन हो रहा है और कुछ समय के बाद इवेंचुअली स्टॉप हो सकता है। तो एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो जो ट्रिप होता है या ट्रिप्ट करता है, तो इफ़ ओपन होता है तो सर्किट ब्रेकर हैज़ टू बी बिन, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ट्रिप करके ओपन का हो जाता है इफ़ द सर्किट हैज़ बिन सो प्रोटेक्टेड। इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऐसे कंडीशन में, ठीक ना। अगर पॉइंट वाई पे देखो तो मोटर क्या है, स्टेबल स्टेट में है। क्या है कि बिकॉज इस रीजन में ना इंक्रीजिंग द लोड तो क्या है, इंक्रीज अगर लोड हो रहा है तो स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग लोड स्पीड डिक्रीज। यहाँ से क्या है, इंक्रीज इन लोड और स्पीड डिक्रीज बट द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर इज इंक्रीज। बट क्या है कि यहाँ से टॉर्क, लेकिन तभी क्या है स्पीड डिक्रीज हो रहा है लेकिन टॉर्क हमारा क्या है मोटर का इंक्रीज करता है। दस द मोटर विल द पोजीशन टू पिकअप द एक्स्ट्रा लोड इफेक्टिवली। और यहाँ तक हमारे पास क्या है, इस रीजन तक ना क्या कर रहा है, ये ए और बी से रीजन तक देखोगे तो ये रीजन एक तरह का एक स्टेबल रीजन होता है और इस रीजन में ना मोटर क्या करता है ना, ऑपरेट करता है। लेकिन क्या है ना कि अगर बी और सी रीजन में जाओगे जब मैक्सिमम टॉर्क होता है देन आफ्टर क्या होगा, स्पीड और टॉर्क दोनों डिक्रीज करता चला जाएगा, तो मोटर इस अनस्टेबल रीजन में चला जाता है। और इस कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करता है ना, ऑपरेट करके हमारे सारे सर्किट में और भी कनेक्टिंग डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक ना। तो ये हमारे पास पूरा ना टॉर्क स्पीड कर्व होता है और ऑपरेटिंग रीजन हमने इंडक्शन मोटर का देखा, ठीक ना। टॉर्क स्लिप कर्व, अगर हम टॉर्क स्लिप कर्व में रोटर के रेसिस्टेंस का इफेक्ट अगर देखें तो देखो, अगर टू सी द इफेक्ट ऑफ रोटर रेसिस्टेंस ऑन द टॉर्क स्लिप कर्व, जो मेरे पास टॉर्क स्लिप कर्व था ना जो हम अभी देख के आ रहे ऊपर, उसमें क्या है ना कि अगर हम रोटर के रेसिस्टेंस को अगर कंसिडरेबल करें कि अगर कोई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो अगर कोई एडिशनल रेसिस्टेंस हम रोटर के सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एज इट इज स्लिप रिंग मोटर में हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल रेसिस्टेंस यूज करते हैं। तो रोटर का रिएक्टेंस क्या करें उस वक्त, रोटर का रिएक्टेंस को कंस्टेंट रखेंगे कि रोटर्स के रिएक्टेंस को नहीं बदलेंगे, सिर्फ रेसिस्टेंस को बदल देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एक, और उससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जब मैक्सिमम टॉर्क हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क के अंदर इंडक्शन मोटर में इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेसिस्टेंस से,
बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के। जब हम लोग स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क का अगर फार्मूला देखते हैं तो ये मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि ना इसमें कोई रिएक्टेंस के साथ रिएक्टेंस क्या है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के साथ, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क के साथ, लेकिन क्या है ये रेसिस्टेंस क्या है कोई रिलेशन नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। ये लिखा भी है तो मैक्सिमम टॉर्क एट द स्टार्ट द वैल्यू ऑफ रोटर रेसिस्टेंस मस्ट बी मस्ट बी इक्वल टू द रोटर लीकेज रिएक्टेंस। ये नहीं, ये देखो independent of the rotor resistance but it is inversely proportional to the rotor reactance at the standard still condition। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन ऑन कर दिया है कि 1 मिनट ये कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द इफेक्ट जो देखोगे ना देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ रोटर रेसिस्टेंस विल बी चेंज द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच दिस मैक्सिमम टॉर्क आकर। अगर ग्रेटर द रोटर रेसिस्टेंस होगा तो ग्रेटर स्लिप होगा, क्योंकि ये क्या है अपने पास ना क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप रेसिस्टेंस के साथ। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क की आकर, तो एट विच द टॉर्क इज मैक्सिमम। तो अगर हम इसमें ना अपने पास क्या है कि टॉर्क स्लिप कर्व हमारे पास है ना, तो टॉर्क स्लिप कर्व को अगर हम देखते हैं इस फिगर के अंदर तो देखो अलग अलग वैल्यू के लिए हम रेसिस्टेंस को ले लेते हैं। जैसे कि R2 को ना रोटर रेसिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस को ना रोटर रेसिस्टेंस को ना चेंज करेंगे कीपिंग और रिएक्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए। पहले वाले में हम लोग 0.1 टाइम से ले जाएगा कि रेसिस्टेंस ये अपने पास ना यहाँ पे क्या है कि R2 इंटू X2S है, लेकिन अपने पास क्या है ना इस वाले वैल्यू में ना हम लोग जो पहले वाले ले रहे हैं ये रेसिस्टेंस को ना 0.1 टाइम रिएक्टेंस ले रहा है। ठीक है, 0.1 टाइम्स रिएक्टेंस। तो मैक्सिमम टॉर्क जो अकर हो रहा है किस स्लिप पे अकर होगा जब हम R2/X2 लेंगे तो मेरे पास 0.1 इस टाइम में स्लिप आएगा। इफ फिर से हम अगर रोटर के रेसिस्टेंस को और इंक्रीज कर लेते 0.2 टाइम कर लेते बाय एडिंग सम रेसिस्टेंस एक्सटर्नली, तो अपने पास जो 0.2 टाइम्स करोगे तो 0.2 टाइम X2S, तो मैक्सिमम टॉर्क इस कंडीशन में जो अकर्स होगा वो 0.2 हो जाएगा, 0.2 X2S बाई। तो ये अपने पास यहाँ पे जो स्लिप आएगा वो 0.2 आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है देखो, तो ये अपने पास ना कंक्लूजन क्या निकला है देखो, टॉर्क तो सब में सेम आ रहा है देखो, तो ये दो तो अलग अलग वैल्यू के लिए भी टॉर्क मेरे पास क्या आ रहा है मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, यहाँ भी मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। तो देखो इसका क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क कैन बी ऑब्टेन इवन द स्टार्टिंग बाई एडिंग even at the starting or by adding some much resistance in the rotor circuit, तो rotor circuit so the R2 become equal to the X2S। यही कंडीशन होता है मैक्सिमम टॉर्क R2 इज इक्वल टू X2S। ठीक है, तो मेरे पास क्या है ना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ना इंडक्शन मोटर्स के अंदर वो रिमेंस कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है रोटर रेसिस्टेंस के साथ, पहला। दूसरा कि मैक्सिमम टॉर्क जो अकर होता है वो वेरिएशन स्लिप क्या होता है कि वेरी करता है। जब भी मैक्सिमम टॉर्क हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है वेरीज तो होता है सिर्फ वेरी, अगर रोटर के रेसिस्टेंस को वेरी करोगे कि तो स्लिप क्या करेगा वेरी करेगा, लेकिन टॉर्क क्या अकर करेगा वो मैक्सिमम टॉर्क अकर्स, लेकिन अलग स्लिप के लिए ना स्लिप चेंज होगा, द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ रोटर रेसिस्टेंस। ठीक ना, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रोटर रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा। देखो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा, देन आफ्टर क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करता है अगर रोटर के रेसिस्टेंस को, तो मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन करोगे रोटर रेसिस्टेंस को इक्वल कर। हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें 4 पोल का स्टार कनेक्टेड स्टार्टर वाइंडिंग है। ठीक है, अब मोटर जो रन कर रहा है ना, मोटर्स रन एट द लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्या है पोल अपने पास 4 पोल का है, 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी दे रखा है, 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी सप्लाई। अपने पास रोटर का रेसिस्टेंस और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, रोटर रेसिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज का ना दे रखा है 0.1, हर एक फेज का दे रखा है 0.1 ओम और ये 0.9 ओम। और स्लिप क्या दे रखा है और द रेशियो ऑफ द रोटर टू द स्टेटर टर्न्स, रोटर और स्टेटर के टर्न्स में भी रेशियो दे रखा है 0.67 का। टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क निकालना है 4% स्लिप के लिए, तो स्लिप अपने पास ये हो गया। हमारे पास क्या है कि लाइन वोल्टेज को अगर हम फेज वोल्टेज में ले जाते हैं, कभी भी ना स्टेटर के इंड्यूस वोल्टेज को अगर हमारे पास ये गिवन था लाइन वोल्टेज में, तो फेज वोल्टेज में ले जाते हैं तो √3 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास फेज वोल्टेज आ जाता। ठीक ना, तो मेरे पास ये एक फेज वोल्टेज फाइंड आउट हो जाता। तो टर्न क्या था कि रोटर्स के टर्न्स और स्टेटर के टर्न्स ना क्या है कि दोनों के रेशियो दे रखे थे 0.67। ये मेरे पास इंड्यूस EMF क्या हो जाता है E2S सेकेंडरी, वही हमारे पास E2S/E1। हमको ये भी बोल सकते हैं कि रोटर्स के इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय स्टेटर का इंड्यूस्ड EMF, तो ये हो जाता। तो मेरे पास क्या होता कि रोटर का इंड्यूस्ड EMF निकल जाता 0.6 टाइम E1, और E1 हमारे पास ये निकल गया 15। तो इससे हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास रोटर का ना
ये रेसिस्टेंस, ये रिएक्टेंस, ये रोटर्स का सर्किट, ठीक है। सिंप्लीफाइड सर्किट को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सर्किट को देखते हैं। तो ये मेरे पास ना वोल्टेज आ जाता है, वोल्टेज क्या आ जाता है, E2S वोल्टेज, जो E2S आ गया हमारे पास क्या आ गया 7.7365 वोल्ट आ गया। ये मेरे पास रेसिस्टेंस दिया हुआ था 0 पॉइंट समथिंग, जो भी दे रखा था 0.1 दे रखा है, और ये अपने पास 0.9 दे रखा है, ठीक है। रिएक्टेंस अब अपने पास स्लिप दे रखा था, हम लोग ओमेगा एस निकाल सकते थे, एंगुलर स्पीड ओमेगा एस जो निकालेंगे 2π/NS/60, इससे हमारे पास ओमेगा एस आ जाएगा। एन एस का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 120/p से निकालेंगे, ये एन सिंक्रोनस स्पीड से, तो ये अपने पास आ जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाता है तुम्हारे पास सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड, ठीक ना। तो टॉर्क जो डेवलप होता है वो मेरे पास यही इक्वेशन होता है टॉर्क डेवलप का, कि फुल लोड टॉर्क डेवलप, ये अपने पास फुल लोड टॉर्क डेवलप का इक्वेशन जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देख के आ रहे हैं। तो अपने मेरे पास सारा डाटा है, इसको पुट करके हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो 40/40.48 न्यूटन मीटर्स ये मेरे पास टॉर्क हो गया, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल को हम लोग ना एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, देन हम इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये देखो एक रोटर रेसिस्टेंस दे रखा है, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस दे रखा है, रोटर रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज ये दे रखा है 0.2 ओम्स और 0.7 ओम पर फेज के हिसाब से, और 3 फेज 4 पोल का 50 हर्ट्ज का सप्लाई फेज वाउंड इंडक्शन मोटर है। कैलकुलेट स्पीड निकालना है मैक्सिमम टॉर्क जब डेवलप, कैलकुलेट द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप, स्पीड निकालना जब मैक्सिमम टॉर्क फाइंड होगा। तो हमारे पास क्या है ना कि ये दे रखा है, पोल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, रिएक्टेंस दे रखा है। तो अपने पास सर्किट में ये हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, ये हो गया, ठीक ना, ये अपने पास हो गया। देन हमारे पास क्या है E2S, तो हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है 0.21, ये अपने पास दे रखा है 0.7, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास क्या होता है कंडीशन, हमारे पास वही बोला है ना कि मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड, स्पीड उस पर निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप। तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप का तो कब होता है R2 = x2, स्लिप = R2/x2, स्लिप = R2/x2, ये कंडीशन होना चाहिए R2/x2, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन था, तो स्लिप यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। R2/x2 से 0.21 था और 0.7 था, 0.3 हमारे पास स्लिप आ जाता। तो मेरे पास सिंक्रोनस स्पीड था 120/p से निकालते तो 100 RPM आ जाता। और हमारे पास जो स्पीड जो हम अगर हम बात करते हैं कि स्पीड निकालते हैं, मोटर का स्पीड निकालते हैं, जो कि रोटर स्पीड या बोले तो मोटर का स्पीड, तो ये क्या होता है n = ns 1 - s, इसे फाइंड आउट करते तो 1455 RPM आ जाता है आंसर, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन और भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और देयर इज़ एनी डाउट, अगर कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। थैंक यू।